बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशिम। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमन आपको गुड मॉर्निंग। और जैसे कि वीकेंड में देखा गया कि जो वाक़या अफसोसनाक मोटर पे ज़्यादती केस का हुआ, उसके बाद जो सिचुएशन हुई, इंतहाई अफसरदा सी माहौल था पूरे पाकिस्तान का। हर शख्स यही बात कर रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इस पर भरपूर देखा हमने कि एहतजाज भी किया गया और पुलिस की जो अब तक की कार्रवाई है उस पर भी सवाल उठाए गए। बिल्कुल, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो टॉप ट्रेंड बना रहा मुसलसल कई दिनों तक। बहस चलती रही तमाम समाजी हलकों में, लेकिन वहीं पर अफसोसनाक बात ये थी कि मजीद खबरें सामने आ रही थी। कभी किस शहर से, कभी किस इलाके से ज़्यादती के केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। एंड आई थिंक एज अ सोसाइटी, आई डोंट नो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। वी नीड टू रीथिंक आवर मॉरल्स, वी नीड टू रीथिंक आवर ट्रेडिशंस, कि किस तरह से हम चीज़ों को टेकअप करते हैं और हम कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं इसको बेहतर करने पर। बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक की सिचुएशन है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा भी डेवलपिंग स्टोरीज हैं, कुछ पॉलिटिकल आज से इजलास भी शुरू होने जा रहे हैं, सेनेट का इजलास भी होना है। इसके अलावा पॉलिटिकल अगर बात की जाए सिचुएशन की तो 20 सितंबर बड़ी डेट आने वाली है जब APC होगी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी नज़र डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। कराची एक हफ्ते में दूसरी इमारत जमीन बोस। लियारी में 2 मंजिला इमारत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद अभी तक शिकंजे में ना आ सका। मुलजिम वकाउल हसन ने गिरफ्तारी दे दी। बयान दिया कि मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। मुलजिम के सहत जुर्म से इनकार पर DNA सैंपल हासिल कर लिया गया। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी कराची में सुपर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी और मजहबी शख्सियात की शिरकत। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी 40 से ज़ायद तसानीफ के मालिक थे। मरी में होटल अमले का सियाह और फैमिली पर तशद्दुद, पुलिस इन एक्शन। तशद्दुद के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दिगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सियाह की दरख्वास्त पर होटल इंतजामिया और मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। टॉप स्टोरीज आपने जानी, बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का। और सबसे पहले हम बात करेंगे कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की। और एक ही हफ्ते के दौरान ये दूसरा हादसा पेश आया है। एक और इमारत जमीन बोस हो गई। 2 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 11 जख्मी हो गए। बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक की सिचुएशन है। जाए वक़ुआ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अलबत्ता मुकम्मल तो कर लिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि ये कराची में आखिर हो क्या रहा है। 300 से ज़ायद इमारतें हैं जो कि मखदूश हैं, लेकिन इंतज़ामिया है कि उसके काम पे जू तक नहीं रही। शहर कायद में रवां साल ज़मीन बोस होने वाली इमारतों की अगर बात की जाए तो ये 5 तक पहुँच चुकी है, जिससे अब तक 50 से ज़ायद कीमती जानें भी चली गई हैं। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। सिर्फ अफसोस का इजहार किया जाता है जब इस तरह से वाक़या सामने आए। एक बार फिर शहर कायद की मखदूश इमारतों पर सवालात उठ रहे हैं। अर्बन प्लानर मोहम्मद तौहीद की तहकीकात के मुताबिक 70 की दहाई के वस्त में शहरे कराची के इलाके मूसा लेन, लियारी में बिस्मिल्लाह बिल्डिंग जमीन बोस हुई थी। इसे शहरे कराची की पहली मुनदम होने वाली इमारत तस्वर किया जाता है। लेकिन इसके बाद अब तक कितनी इमारतें जमीन बोस हुई और नतीजतन कितना जानी और माली नुकसान हुआ, उसके अदाद-ओ-शुमार कहीं दस्तयाब नहीं है। बिल्कुल, ये वही कराची शहर है जिसे अरूजुल-आबाद कहा जाता था, मगर अफसोस आज मुमलते खुदादात का सबसे बड़ा शहर कराची इंतहाई परेशानी का शिकार है, जिसकी बुनियादी वजूहात शहरी मनसूबाबंदी की कमी है, इदारों की अदम दिलचस्पी है, हदूद की बेज़ाब्तगी और तरक्याती और इंतज़ामी वसाइल की कमी है। तो ये अफसोसनाक सिचुएशन है। मुझे तो अल्फाज नहीं मिलते। कराची वाले आखिर किस तरह से ज़िंदगी ऑब्वियसली गुजार रही है। बहुत बड़ी तादाद है, एक लंबी लिस्ट है जो कि मेरे सामने है। अफसोसनाक सिचुएशन है कि कराची में कुछ नहीं किया जाता। तब होती है जब आप यू डोंट पे अटेंशन टू द इश्यूज़। ये इश्यूज बहुत अरसे से चले आ रहे हैं कराची में, वो चाहे तजावुज़ात का इशू हो, वो चाहे इंक्रोचमेंट के साथ साथ ट्रैफिक प्लानिंग का इशू हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू हो, सीवरेज का मसला हो, ड्रेनेज का मसला हो, मखदूश होने वाली इमारतों और ख़तरनाक करार दी गई इमारतों का इशू हो। और कराची में तो वैसे ही हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और बिल्डिंग बाय लॉज को अगर फॉलो नहीं किया गया या प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई तो जिम्मेदारी किसके सर पर आयद होती है? क्या कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है? वो चाहे कोई भी मसला हो। नाजिमाबाद का ही अगर हम जिक्र कर ले, रिजविया सोसाइटी
कराची में इमारत गिरने का जो पहला वाकया रूनुमा हुआ था, वो नवा साल मार्च में जमीन बोस होने वाली इमारत के मलबे तले दबकर 27 अफराद जान की बाजी हार गए थे। 40-40 गज के प्लॉट्स पर बनी एक इमारत 5-5 मंजिला थी। मालिक छठी मंजिल भी बना रहा था और पूरी की पूरी इमारत गिर गई, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। ना नक्शा, ना प्लानिंग, ना टाउन प्लानिंग, ना बिल्डिंग बाय लॉज को फॉलो किया जाता है। और फिर जब जमीन बोस हो जाती हैं ये इमारतें, तो लोग अपनी जाने गंवा बैठते हैं। और जब जाने चली जाती हैं तो फिर सवाल उठता है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी थी। जिम्मेदारों का तयन करने में इतना वक्त लगता है कि एक और अफसोसनाक वाकया पेश आ जाता है। गुज़िश्ता हफ्ते भी एक वाकया आया, अब गुज़िश्ता रात भी ये वाकया आया। दूसरी इमारत जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो जून में लियारी के इलाके में खंडरा मार्केट में गिरी थी, जिससे 22 कीमती जानें ज़ाया हो गई। इसी तरह सिंधी होटल के करीब भी 5 मंजिला इमारत गिरी थी और ये वाकया जुलाई में पेश आया था। ये लंबी लिस्ट है जिस पर हम आपको बता रहे हैं कि ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि इतनी कीमती जानें चली गई सिर्फ नाअहली की वजह से। इमारत गिरने का चौथा वाकया करंगी अलावाला टाउन में गुज़िश्ता दिनों पेश आया, जिसमें एक 15 साला बच्चा जहाँ बाक हुआ और मुतादिद अफराद ज़ख्मी भी हुए, जबकि 5वीं इमारत जो गिरी है वो भी पेश आया गुज़िश्ता रोज़। बहुत अफसोसनाक सिचुएशन है और हमें इस पर सवाल उठाने चाहिए, बार बार पूछना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि आखिर जो ज़िम्मेदार हैं वो क्यों नहीं जवाब देते। क्यों एक बिल्डिंग बनती है जब मालूम है कि ये बिल्डिंग अब इसकी हालत बसीदा हो चुकी है, ये गिर सकती है, उसको खाली क्यों नहीं करवाया जाता, क्यों नहीं वक्त पर बताया जाता। इलाका मकीनों को खाली करवा कर वहाँ पर उस जगह को खाली करवाएं, उनको कहीं और डिस्प्लेस कर दें। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शायद उनकी जानों की वो कीमत नहीं है। शायद इस तरह यही मैं कह सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास तो कोई जवाब नहीं। अबू सर, तयन भी नहीं हो पाता है। आई थिंक जिम्मेदारों को भी नहीं पता कि ये उनकी जिम्मेदारी है और इंतजामिया को भी नहीं पता कि ये उन्होंने देखना है, क्योंकि आकर मीडिया पर बयानात दे दिए जाते हैं, साइट का दौरा कर लिया जाता है, इमदादी कार्रवाइयों को मॉनिटर कर लिया जाता है, प्री एंड इंफॉर्मेशन या प्री एंड जो प्रिवेंशन हैं उनके ऊपर कोई फोकस नहीं किया जाता। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। कराची से हमारे रिपोर्टर दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल। सीमल, अबू सर, वालेकुम अस्सलाम। दानियाल, 2020 में ये बिल्डिंग गिरने का 5वां वाकया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। क्या कोई है कराची की जिम्मेदारी लेने वाला? सिमल, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कराची शहर में जब पहली मरतबा इमारत गिरी उसके बाद हुकाम ने बज़ाहिर ऐसा रवैया अपनाया कि वो अब कराची शहर में जितनी भी खस्ता हाल इमारतें हैं उनके ख़िलाफ़ करेंगे, उन इमारतों के जो मालिकान हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई अमल में नहीं देखने में आई और यही बात है कि अब तक कराची शहर में साल 2020 के दौरान 5 इमारतें हैं जो ज़मीन बोस हुई हैं। उसके नतीजे में 50 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जहाँ बहक भी हुए हैं। रिजविया में 27 अफराद इमारत गिरने से जहाँ बहक हुए। गुज़िश्ता रोज़ लियारी में इमारत गिरी जिसके नतीजे में 2 मजदूर जहाँ बहक हुए, 11 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए। एक रोज़ कबल कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग अलावाला टाउन के अंदर वाक़या हुआ बिल्डिंग गिरने का, जिसमें एक कमसन बच्चा 15 साल ऑब्वियसली बड़ी परेशान कुन और अफसोस होता है जब हम इस तरह से वाक़यात गिनते हैं, कितने हुए कराची में, कितनी कीमती जानें चली गईं। ये बताइएगा, ये इमारतों की एक लिस्ट बनाई गई थी कराची में, करीबन 300 हैं इमारतें जिनके बारे में कहा जाता है कि ये मखदूश हैं और इनको खाली करवाना चाहिए। क्यों नहीं करवाया जाता, वजह क्या है, इसका हल कोई तलाश किया जा रहा है या फिर एक और इमारत गिरने का इंतज़ार किया जा रहा है? अब उधर बिल्कुल कराची में हालिया दिनों में जो है एक मरतबा फिर से रिपोर्ट हुकाम को पेश की गई कि कराची के कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ये तमाम तर इमारतें जो हैं वो मखदूश करार दी गई। लियारी के बेशतर इलाकों का तस्करा किया गया, ओल्ड सिटी एरियाज़ के मुख्तलिफ इलाकों का तस्करा किया गया। इसी तरीके से लियाकताबाद में बल्दिया, औरंगी टाउन, सरजानी टाउन और शहर के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मखदूश हालत में इमारतें हैं, जो जहाँ पे 40-40, 60-60 गज़ के ऊपर 6-6 और 8-8 मंजिला इमारतें तामीर की गई हैं। कई फैमिलीज़ जो है उसके अंदर रिहाइश इख्तियार की हुई हैं, जिसकी वजह से इमारतें किसी भी वक्त किसी हादसे का शिकार बन सकती है। लेकिन अब तक इनको खाली कराने के लिए कोई अहकामात जो है खाली तो तब कराया जाएगा ना जब जिम्मेदारों को पता होगा कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कसूर किसका है? क्या ये बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो अब रेनोवेट होना जरूरी है, या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कोई कंट्रोल नहीं है कराची के ऊपर? मैं सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात कर रही हूँ, क्योंकि नक्शा प्रूफ कराए बगैर ये बिल्डिंग्स, जो आपने कहा कि कम एरियाज पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो कई मंजिला बन जाती हैं, तो क्या कोई मतलब कंट्रोल अथॉरिटी का कोई कंट्रोल नहीं है?
सिंबल इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चंद हज़ार रुपए के एवज नक्शे पास कर दिए जाते हैं और बिल्डर्स को खुली छूट दे रखी हुई है, और यही वजह है कि ये बिल्डर्स लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं कि इंतहाई कम रकबे के ऊपर काफ़ी बुलंद बांग इमारतें तामीर कर दी जाती हैं। जो बिल्डर्स हैं, जो मालिकान हैं, वो चंद हज़ार रुपये देकर SBCS से नक्शे पास कराते हैं, उसके ऊपर इमारतें तामीर कराई दी जाती हैं। साथ ही साथ अगर नक्शा ग्राउंड +1 या 2 का पास कराया जाए तो बिल्डर्स इतने ताकतवर हैं कि वो नक्शे से भी ज़्यादा इमारत जो है वो तामीर कर देते हैं। तो ग्राउंड +2 की इजाज़त ली जाती है तो वहाँ पे ग्राउंड +6, ग्राउंड +7 भी तामीरात गैर कानूनी तामीरात को रोकने वाला कोई नहीं है। जो इदारे हैं जी दानी, जैसे गैर कानूनी तामीरात की आप बात करें, ऑब्वियसली अगर ग्राउंड +2 की इजाज़त है तो 6 बन गई, यानी कि मामला तो कहीं पर इंतज़ामिया की तरफ से भी ख़राब है और इसीलिए ये बना गया, इसकी इजाज़त दी गई। इसके साथ साथ ये जो आपने बताई इलीगल इमारतें, इसके अलावा एक और मामला होता है जो पुरानी इमारतें होती हैं, बस 100 साल पुरानी इमारत जिसको अब रेनोवेट करना है या फिर उनको खाली करवाना है, वो भी क्या इसी लिस्ट में शामिल है या सिर्फ ये गैर कानूनी इमारतें हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हैं? जी बिल्कुल अबूज़र, ये भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वो कई सालों कबल जो बनाई गई इमारतें थीं जो अब मखदूश हो गई हैं, खस्ता हालत के शिकार हैं। शदीद बारिशें जो कराची में हालिया दिनों हुई उसकी वजह से मज़ीद खदशा बढ़ गया कि जो इमारतें हैं, पुरानी इमारतें वो मुनहदम हो सकती हैं, गिर सकती हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में देखने में नहीं आ रही। सिर्फ मीडिया जहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे सिर्फ दावे किए जाते हैं, नुमाइशी तरीके से क्रैकडाउन किया जाता है, लेकिन क्रैकडाउन करने के बाद वापस जो मकीन है वो अपनी इमारतों में आके दोबारा से रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। कहीं गलती जहाँ इदारों की है, ज़्यादातर गलती अगर इदारों की है तो कहीं गलती हम शहरियों की भी है कि वो लापरवाही का मुजाहरा करते हैं और ये ऐसे मकानात जो मखदूश हैं, जो खस्ता हालत के शिकार हैं, उनको खाली नहीं करते। अपनी ज़िंदगियों के साथ शहरी भी जो है सही है। दानियाल, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। सही कहा आपने, अपनी जिंदगियों के साथ शहरी खुद भी खेलते हैं। लेकिन सिर्फ इतनी सी है कि किसी एक बिल्डिंग की इन्वेस्टिगेशन हो जाए और बैक ट्रैक किया जाए कि ये नक्शे अप्रूव अगर हैं तो किसने किए हैं, उस डिपार्टमेंट में कौन इन्वॉल्व है, तो आप यकीन जानिए कि सब के सब सीधे हो जाएंगे और फिर सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं ये मामला जल्द हल हो जाए, एक और इमारत गिरने के वाक़े का इंतजार जाए, जल्द इस पर देखा जाए किसकी जिम्मेदारी है और हल तलाश किया जाए। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में अफसोसनाक वाक़यात की एक लंबी लिस्ट, पाकिस्तान का शहर हो लाहौर, पाकिस्तान का शहर हो फैसलाबाद, जेहलम, कराची और या फिर मुजफ्फरगढ़, कोई पेशावर का वाक़या हो, आपको एक लंबी लिस्ट मिलती है बच्चों के साथ ज़्यादती के, इस बड़ों के साथ, ख़वातीन के साथ असमत दरी के वाक़यात। अफसोसनाक एक लंबी लिस्ट है और इस पर समझ नहीं आ रही कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और अबू सर, आप सिर्फ ये देखिए कि मेरा दिल बंद होना शुरू हो गया है। अब इस सोसाइटी में घुटन महसूस होना शुरू हो गई है। एक औरत तो कभी भी सेफ नहीं थी, अब 2 साल, 3 साल, 4 साल बच्चियां भी सेफ नहीं है। बड़ा आसान है टैग लगा देना, फिर ऐसे बयानात सीसीपीओ की तरफ से आते हैं तो सोशल मीडिया पर उसके ऊपर बात होना शुरू हो जाती है, एक औरत के वेयर अबाउट्स के ऊपर बात होना शुरू हो जाती है कि वो किस टाइम कहां क्यों थी। 4 साल बच्ची का क्या कसूर है? क्या उसके कपड़े कसूरवार थे? 13 साल बच्ची का क्या कसूर है कि अपने घर में, वो अपने एरिया में है और फिर भी वो किसी दरिंदे की हवस से बच नहीं सकी है। सिमल, ये आपने जैसा कहा ना, अल्फाज नहीं है मेरे पास। कपड़ों की बात, ये तो लोग वो कहते हैं शायद जिनको ये मालूम नहीं है हकीकत के आपके माशरे में हो क्या रहा है। 2 महीने से लेकर वो खवातीन जो कब्र में हैं उनके साथ यहाँ पर वो सलूक हुआ कि हमारे ज़बान पे वर्ड्स आते हुए अफसोस होता है। तो यहाँ पर ना कपड़े, ना कोई माहौल, ना कोई अंधेरा, ना कोई सड़क ये कसूरवार है, ये वो सोच कसूरवार है, वो जहन कसूरवार है जिनको अब तक सजाएं नहीं मिली। अगर सजाएं मिलती या फिर वो मुआशरा जो कि इनको तनकीद करे और कोई इनको डिफेंड ना करे, कोई इनकी वजह तलाश ना करे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, फिर इसका कोई हल तलाश। बिल्कुल, तैयब मकबूल भी हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद का। अगर हम पर्टिकुलरली जिक्र करें तो 24 घंटों में 5 बच्चों से जिनसी ज्यादती के वाकयात, मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हो सके। एक ही रोज में 3 कमसिन बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। 4 साल बच्ची
15 साल लड़की, और इसी तरह से एक तीसरा वाकया भी पेश आया जो कि तांडलिया वाले में आया था। और अब ऑन एवरेज 7 से 10 साल के 3 बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया गया है। तैयब, ये क्या हो रहा है? हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है? और पर्टिकुलरली अगर फैसलाबाद का जिक्र करें जहां से आपका ताल्लुक है, इस साल में करीबन 134 ज्यादती के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में कमसिन बच्चे अपने घर के अलावा किसी जगह भी महफूज नहीं हैं। फैसलाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जिस तरह आपने बताया कि 5 वाक़यात बच्चों के साथ ज़्यादती के पेश आ चुके हैं, जिनमें से 3 मेल बच्चे हैं जिनकी उम्र 7 से 10 साल हैं, जबकि एक 7 साल की बच्ची है और एक 13 साल की बच्ची है जिनको अपनी हवस का निशाना दरिंदों की जानब से बनाया गया है। फैसलाबाद में अगर पूरे साल के दौरान इस चीज़ का जायज़ा लिया जाए तो 134 बच्चों को दरिंदों ने अपनी हवस का निशाना बनाया, जबकि 9 कमसिन बच्चियों को भी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। इसकी एवरेज देखी जाए तो फैसलाबाद में हर 2 दिन बाद एक बच्चा ज़्यादती का शिकार ज़रूर होता है, जबकि हर माह एक कमसिन बच्ची भी दरिंदों की हवस का शिकार होती है। सबसे अगर इस रिकॉर्ड का जायज़ा लिया जाए तो सबसे तशवीशनाक बात यह है कि इनमें वो बच्चे शामिल हैं जो घरों से दुकानों पर चीज़ लेने के लिए गए, दुकानदारों की हवस का निशाना बने। इसी तरह बच्चे गली में खेल रहे थे, मोहल्लादारों की हवस का निशाना बने। सबसे बड़ा अलमिया उनमें ये बच्चे भी शामिल हैं जो मदरसे में कुरान पाक की तालीम हासिल करने गए और दरिंदगी का निशाना बने। 9 बच्चियाँ, उनमें वो बच्चियाँ भी शामिल हैं जो लोगों के घरों में काम करती थी, मालकान की जानब से ज़्यादती का निशाना बनाया गया। गली में चीज़ लेने गई तो दुकानदार की हवस का निशाना बनी। फैसलाबाद में सबसे बड़ा सितम ज़रीफ़ी। तैयब, जैसे आपने ये बताया है कि हर 2 दिन बाद एक बच्चा, फिर ख़वातीन के साथ बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है। अब तक ये अफसोसनाक वाक़यात की फैसलाबाद में एक लिस्ट आपने बता दी है और सैकड़ों की तादाद में ये वाक़यात हो रहे हैं। कितने मुलज़िम पकड़े गए हैं, कितनों को सज़ा मिली है, ये भी बताइएगा ज़रा पुलिस की कार्रवाई और फिर अदालती कार्रवाई के मुतालिक। इसमें पुलिस ने जो गुज़िश्ता साल भी 130 मुकदमा दर्ज हुए थे, 8.5 माह के दौरान 130 वाक़यात पेश आए थे, उसके मुकदमात भी दर्ज हो गए हैं। रमा साल 134 जो पेश आए हैं, 7 और 9 बच्चियों के साथ उनके तमाम के मुकदमात दर्ज हो गए हैं। 90% से ज़ायद मुलजमान भी गिरफ्तार हैं, उनको गिरफ्तार करके जेलों में भिजवा दिया गया है, मगर उनमें से बड़ी तादाद मुलजमान की जमानतों पर रिहा चुकी है। सबसे बड़ा इस सिस्टम का फेलियर ये है कि रमा साल दर्ज होने वाले मुकदमात के चालान जमा हुए, मगर अभी तक एक भी मुलजिम अदालत से एक शख्स किसी बच्चे का रेप करता है, ज्यादती करता है और उसको जमानत मिल जाती है। हमारा कानून क्या इतना कमजोर है? हमारा कानून कमज़ोर नहीं है, हमारे कानून को आगे भिजवाने वाले, उस कानून पर अमल दरामद करवाने वाले कमज़ोर हैं। पुलिस की तफ्तीश इंतहाई नाकस होती है। इतना कमज़ोर चालान अदालत में पेश किया जाता है कि अदालत इस बारे में कश्मा शिकार हो जाती है कि किस तरह उसको ज़मानत दी जाए, किस तरह सज़ा दी जाए। तो आफ्टर ऑल पुलिस की कमज़ोर तफ्तीश, कमज़ोर सबूत पेश करने की वजह से मुलज़म ज़मानतों पर रिहा हो जाते हैं। रमा साल एक भी मुलज़म को ज़्यादती के केस में सज़ा नहीं हो सकी है। इस हवाले से हमारी पुलिस अफसरान से भी बात हुई थी, उनका कहना था कि हमारी तरफ से चालान मजबूत पेश किया जाता है, मगर प्रोसिक्यूशन ब्रांच की जानब से इस हवाले से कोताही दिखाई जाती है, जबकि प्रोसिक्यूशन ब्रांच का कहना था कि पुलिस की तफ्तीश और चालान इतना कमज़ोर होता है कि बिल्कुल ठीक है। तैयब, आपने बताया यही अफसोसनाक सिचुएशन है, यही मामला है जिस पर हम सबको बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तैयब, सिचुएशन से आपने आगाह किया कि 90% मुलजिमान सिमल पुलिस ने गिरफ्तार किया, मुलजिमान गिरफ्तार हुए, लेकिन वो सब जमानत पर रिहा हुए। यानी कि यहाँ पर प्रोसिक्यूशन, यहाँ पर जो चालान पेश किए जाते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, मतलब गिरफ्तार करना एक अलग मामला है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, सज़ा दिलवाना, ये एक लंबा सिस्टम होता है। उसको दोबारा से करेक्ट करना है, दोबारा सिचुएशन को देखना है, उसको रिव्यू करना है, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इस तरह के इंसिडेंट्स जब पेश आते हैं तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपका दम घुटना शुरू हो जाता है इस एनवायरनमेंट में, स्पेशली इफ़ यू आर अ पेरेंट। आपका एक तो बीइंग अ फीमेल, आप अपनी सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न हो जाते हैं। फिर छोटे छोटे बच्चे, वो चाहे लड़की है या लड़का है, हमारी सोसाइटी में अब सेफ नहीं है। तो खुदारा मैं हाथ जोड़कर बोल रही हूँ कि पहले तो बच्चों को दुकानों से चीजें लेना भेजने के लिए बंद कर दें। कराची में जो मरवा केस आया, सहराब गोट में जो एक बच्ची चीज लेने गई थी और होते होते बच गई, फैसलाबाद में
प्लीज प्लीज खुदारा पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी समझें, हर चीज स्टेट और रियासत पर मत डालें। आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं, आपने उनकी हिफाजत। बिल्कुल, और हम सब ने उनकी हिफाजत भी करनी है और इसके साथ साथ कुछ टैबूज को भी हमने ख़त्म करना है। जब से ये वाक़या सामने आ रहे हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज़ और बहुत से अफराद पाकिस्तान की सोसाइटी में जो बोल रहे हैं इस बात पर कि ये कहना कि उस खातून की इज्जत लूट ली गई, ये वर्ड पहले तो बोलना बंद कर दें। उस शख्स को पकड़ें, उस शख्स को बुरा कहें जिस शख्स ने ऐसा घिनौना इकदाम किया है, उस शख्स को तनकीद करें, उसे कहें कि इसकी अब इज्जत बाकी नहीं रही जिस शख्स ने ऐसा किया। और ऐसा ही हमारी पाकिस्तान की बड़ी फेमस अदाकारा हैं माहिरा खान, उन्होंने भी इस हवाले से बात की है। उन्होंने भी यही कहा है कि ये कहना बंद कर दें खुदारा कि उस खातून की इज्जत लूटी गई, क्योंकि उस खातून की इज्जत जो है वो बरकरार है, बल्कि उस मुलजिम की इज्जत अब बाकी नहीं रही। उन्होंने कहा कि आपको सुनवाते हैं। विथ अब्यूज़, इसमें शर्म की बात नहीं है। ये एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो बहुत सारे NGOs जो रेप के हवाले से बात करते हैं कि हमारे लिए हमारा उर्दू का लफ्ज़ रेप के लिए क्या है। हमेशा ये कहते हैं कि उस लड़की की इज्जत लुट गई। हम ये क्यों कहते हैं? इज्जत नहीं लुटती उस लड़की की, उसकी इज्जत नहीं लुटती। जिसने ये काम किया है उसने अपने आप को बेइज्जत किया है। पहले तो हम ये कहना शुरू करें। हमने फ़ौरन से कह दिया कि उसकी तो इज्जत लुट गई बेचारी की, नहीं, उस बेचारे की इज्जत लुटी है जिसने ये गंदा काम किया है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें, अल्फाज, जिस तरह हम इसको देखते हैं, नज़रिया बदलना है। So that's the long term. बड़ी ज़बरदस्त बात की। और मुझे याद है मायरा की एक मूवी जो सेम टॉपिक के ऊपर बनी थी, एंड इट वाज अ वेरी बोल्ड टॉपिक, जिसके ऊपर बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो मूवी जो है वो प्रेजेंट की गई थी। सो द पॉइंट इज, उस औरत की इज्जत को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो औरत आज भी उतनी ही बावकार है। उस दरिंदे की इज्जत गई, उसकी इंसानियत गई, और उसके ऊपर ही लान तान होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम विक्टिम को गिल्टी कर दें। ये हमें अपनी सोसाइटी से खत्म करना होगा। ये वो सोच है जो हमें अपने बच्चों में देनी है, और आई थिंक दैट्स हाउ वी कैन चेंज आवर सोसाइटी। बिल्कुल, शुरू भी इसी बात से किया जाना चाहिए कि आखिर ये लफ्ज़ पहले बोलना बंद कर दें, उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को कहना शुरू करें कि उस शख्स को मुलजिम जो है उस शख्स को बुरा करें, उसको उस शख्स को तबर्रा करें कि उस शख्स ने क्या किया, घिनौना इकदाम किया, उसको अपनी इंसानियत पर शर्म आना चाहिए। तमाम मामला है, इस तरह से हमें इसको डील करना है, एज अ सोसाइटी सामने आना है, आवाज़ उठानी है, और इस तमाम सिचुएशन को हमने एक मुल्क, एक कौम बनकर हल करना है। मतलब यहाँ पर भी हमने देखा डिवीजन आ गई, यहाँ पर भी हमने देखा सोशल मीडिया पर कुछ लोग एक दूसरे को सिर्फ अपनी पार्टी बाजी नहीं होती कि एक दूसरे को बचाना शुरू हो जाते हैं। करना बंद कर दें, ये सबका मसला है, ये सबका प्रॉब्लम है, इसको हल सबने मिलकर ही करना है। बिल्कुल ठीक। इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मोटरवे ज़ाती केस के हवाले से अगर हम बात करें तो उसकी अपडेट ये है कि मरकजी मुलजिम आबिद अभी तक शिकंजे में नहीं आया, जबकि मुलजिम वकारुल हसन ने गिरफ्तारी दे दी है और बयान दिया है कि मोटरवे ज़ाती केस से उसका कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल, उसने कहा कि मेरा फ़ोन नंबर बरादर निस्बती अब्बास के इस्तेमाल में है। अब्बास ही आबिद के साथ मिलकर वारदातें करता था। मुलजिम वकार के DNA के लिए अब नमूने ले लिए गए हैं, और ये DNA का रोल इस तमाम सिचुएशन में बहुत अहम है। जबकि दूसरी जानिब मुलजिम जो आबिद है, उसकी बेटी के बाद उसके वालिद और 2 भाई भी इस वक्त जेर हिरासत हैं, और उनका भी अभी जो मुलजिम आबिद है उसके लिए भी DNA लिया जाएगा जब वो गिरफ्तार हो जाएगा, और जल्द इस पर भी कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने भी गुजरपुरा वाक़े में मुलविस 2 मरकज़ी मुलजिमान की इत्तला देने वाले को 25-25 लाख का इनाम देने का ऐलान किया था, जबकि एक मुलजिम जो कि अब तक इन्वेस्टिगेट करने के बाद बताया जा रहा है, जिस पर इल्ज़ाम है, वो तो खैर खुद ही पेश हो गया, और दूसरा मुलजिम अभी गिरफ्तार किया। लेकिन जो खुद पेश हुआ उसने कहा मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, आप मेरा DNA टेस्ट भी करा सकते हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वकारुल हसन को मरकजी मुलजिम का साथी करार दिया गया है और CIA मॉडल टाउन से नामालूम मकाम पर मुंतकिल भी कर दिया गया है। अब जब तक DNA रिपोर्ट नहीं आती, DNA सैंपल नहीं आता, तब तक इस पर मजीद जो है वो पेशरफ्त नहीं हो सकेगी। और इन तमाम सिचुएशंस में जियो फेंसिंग भी की जाती है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर मोबाइल फ़ोन लोकेशंस देखी जाती हैं। DNA सैंपल और DNA टेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेप केसेस में, और उसकी रीज़न ये भी है कि आपको वेयर अबाउट्स मिल जाते हैं, और उस DNA की रिपोर्ट को डिनाई भी कोई नहीं करता। अब पंजाब का अगर हम जिक्र करें तो पंजाब में एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट फोरेंसिक लेबॉर्ट्री जो बनाई गई, फोरेंसिक साइंस एजेंसी है जो बाकायदा इन तमाम चीज़ों को देखती है,
असिस्टेंस प्रोवाइड करती है इस तरह के केसेस में और हमेशा से बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले करती है। मुझे आज भी याद है कि जब ये एजेंसी बनाई गई थी तो ऐसे कहा जा रहा था कि ये गेम चेंजर होगी मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने अपना ये रोल बड़ा बखूबी निभाया भी है। हमारे साथ इस वक्त डीजी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान देख रहा है और चूँकि आप डीजी हैं पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के, बड़ा ज़बरदस्त काम किया जाता है इस एजेंसी में। ये बताइएगा कि पूरे पाकिस्तान की नज़रें अब यहाँ पर हैं, आपकी तरफ हैं कि यहाँ से आना है जी डीएनए रिपोर्ट। डीएनए पहले तो हमारे नाज़रीन के लिए कुछ थोड़ा सा बता दीजिएगा कि क्या होता है, इससे किस तरह से मुजरिम का साबित होना होता है कि किस तरह से मुजरिम साबित हो गया, किस तरह से हम इससे आसानी हो सकती है मुलजिम और मुजरिम तक पहुँचने में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये आपने पूछा है कि ये कैसे डीएनए किया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। डीएनए इज़ एक्चुअली इट्स ए ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं उसका एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, इसी तरह अल्लाह ताला ने डीएनए हमारे सेल्स में रख दिया। ह्यूमन बॉडी में मोर देन 300 ट्रिलियन सेल्स हैं। हर एक सेल में एक ब्लूप्रिंट की कॉपी पड़ी हुई है, उसमें हमारी एज कितनी है, हमें बीमारियां कौन सी लगेंगी, हमारा स्किन का कलर क्या होगा, एवरीथिंग इज़ रिटन इन दैट बुक। ठीक है। और अगर हम इस मालिक्यूल को एक किताब की शक्ल में लिखना चाहें जो एक सेल में मौजूद है, जो कि हम आँख से देख नहीं सकते, उसके लिए 46 वॉल्यूम्स ऑफ वेक्टर डिक्शनरी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं क्राइम लैब में, वो हम सारा तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन हम जैसे डिक्शनरी हम देखते हैं, कंसल्ट करते हैं इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए, उसी तरह हमें पता है कि हमने इन 46 वॉल्यूम में से कौन से पेज पे कौन सी लाइन पढ़नी है। अगर हम 16 लाइनें इस 46 बुक्स में से 16 लाइन्स पढ़ लें, every human being on this planet can be identified. So it is a unique, every human being is unique. इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। जब कोई भी क्राइम होता है, there is always some biological material left. ये ज़रूरी नहीं है कि रेप केसेस हैं, एनी केस वेयर देयर इज ए ह्यूमन टच हम डीएनए निकाल के वो कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा। इसीलिए दिस इज़ द मोस्ट मॉडर्न, चूँकि ये ह्यूमन आइडेंटिफाई करती है और इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन डीएनए कलेक्शन जो है वो इटसेल्फ एक बड़ा टास्क होता है। उसको किस तरह से कलेक्ट किया जाता है? क्या पुलिस डीएनए सैंपल्स प्रोवाइड करती है या एजेंसी की अपनी टीम्स जाती हैं? और आपने कहा कि टच से भी पता लग जाता है, तो कहीं पर अगर फिंगरप्रिंट्स हैं या किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को उस मुलजिम ने टच किया है तो उससे भी ट्रेस आउट किया जा सकता है? बिल्कुल। जहाँ पे फिंगरप्रिंट है उसमें 2 सेक्शन इन्वॉल्व होंगे, फिंगरप्रिंट और डीएनए। हम पहले फिंगरप्रिंट डेवलप करके पिक्चर ले लेंगे कंपैरिजन के लिए, उसके बाद फिर हम उसका डीएनए निकाल लेंगे। ठीक है। लेकिन ये चूँकि जैसे आपने पहले बताया, पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी इज सपोर्ट सर्विस, इट इज़ द केस डज नॉट बिलोंग टू अस, केस बिलोंग टू द पुलिस, पुलिस इज इन चार्ज ऑफ द एविडेंस। हाँ जी, तो इसलिए हम एक सपोर्ट सर्विस हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, सपोर्ट सर्विस हैं और बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है ये पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी। पूरा पाकिस्तान इससे फ़ायदा हासिल कर रहा है ऐसे मामलात में, केसेस में। ये बताइएगा, अब आपने कहा फिंगरप्रिंट से हो जाता है, अब एक बात सामने आ रही है कि जी मुलजिम वकार ने कहा है कि जी मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था और मेरे पर इल्ज़ाम गलत लगा है। ये बताएगा, अगर कोई डीएनए लिया जाता है, ये कंफर्म होता है कि ये शख्स उसी का डीएनए है या कोई कभी मिक्स होने का भी कभी खदशा रहता है? कभी ऐसा हुआ है कि डीएनए मिक्स हो गए हैं या कहीं प्रॉपर तरीके से बताया नहीं जा सका? मिक्सचर, जब एनी बॉडी फ्लूइड लीव्स द ह्यूमन बॉडी, there is always assumed it's contaminated, it has been mixed. हम अगर मिक्स हों, जो मोस्टली मिक्स होते हैं, we can separate those. इसमें हमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, नो है, वी कैन सेपरेट दोज। ऐसा कोई इशू नहीं है। मतलब ऐसी कोई इशू नहीं है कि एविडेंस कलेक्शन के दौरान कंटेमिनेट हो जाए या ज़ाया हो जाए, ऐसा कोई इशू नहीं होता? नहीं, ये नहीं मैं कह रहा। देखें, एविडेंस कलेक्शन जो करनी है वो वन मस्ट बी वेरी केयरफुल। हो सकता है अगर आप उसमें
चल फिर रहे हैं, यू कैन लीव योर डीएनए, दैट विल कॉम्प्लिकेट थिंग्स। इसलिए वहाँ से वेरी केयरफुली कलेक्ट करनी। जो इससे पहले मिक्सचर हो चुका है क्राइम सीन पे, पुलिस या हमारी टीम जाने से पहले, वो तो हो चुका, उसके बाद नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, क्राइम सीन से हमारी कलेक्शन करता कौन है, आपकी टीम या पुलिस? हीनियस क्राइम में वी आर कॉल्ड बाय द पुलिस। जो छोटे मोटे केस हैं उनमें पुलिस की अपनी टीमें हैं जो कि हमने ट्रेंड की हुई हैं, दे आर वेरी वेल ट्रेंड। तो वो आम केसेस पे वो जाते हैं। हीनियस क्राइम पे हमारी टीम है 24 आवर्स अवेलेबल है टू सपोर्ट द पुलिस। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अब आपने कहा कि ऑब्वियसली जब आपने सैंपल कलेक्शन भी हो गई, फिर वो लैब में जाएगी, वो आपने 16 लाइन्स का जिक्र किया कि वो भी पढ़नी, 46 उसमें सारे सिस्टम बताया आपने कि वो हैं, उसमें से 16 पढ़ लिए, हर बंदा यूनिक है। ये बताइएगा, ये मैचिंग प्रोसेस कितना लंबा होता है, होता कैसे है मैच करना? कहते हैं जी डीएनए सैंपल मैच कर गए, ये मैच करने के लिए 2 सैंपल होने ज़रूरी हैं? मतलब एक उस इंसिडेंट से लिया जाता है, दूसरा उस शख्स से लिया जाता है, या फिर कैसे ट्रेस होता है? देखें जी, मैच अगर देखें जी, फ़र्ज़ करें मैं किसी लेट से मैं किसी गया हूँ क्राइम सीन पे, मैं वहाँ पे सिगरेट पी है, मैं छोड़ गया। सिगरेट बट जो है, जो लास्ट पोर्शन है, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस, उस पे मेरा डीएनए लगा हुआ है। अब वो डीएनए चूँकि अब प्रूव ये करना है कि वाज़ा या एट दैट प्लेस, वो सिगरेट बट ले आए, हम उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर मेरा डीएनए लिया जाएगा, लेके कंपेयर किया जाएगा। अगर तो वो मैच हो गए तो दैट मीन्स आई हैव लेफ्ट दैट सिगरेट बट एट द क्राइम सीन। बिल्कुल ठीक। इसी तरह ये क्रॉस मैचिंग की फैसिलिटी होती है। जी बताइए। हाँ जी, तो ये है कि जैसे आप फ़र्ज़ करें अनफॉर्चुनेट, जैसे ये बहुत दर्दनाक वाक़या हुआ है कि ये इंसिडेंट जो मोटरवे पे हुआ है, उसमें जो मेडिको लीगल सैंपल हमारे पास हैं, उसमें से हम अब हमारा क्या इसमें व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? इन दिस केस वी आर लुकिंग फॉर सीमन। अब सीमन डिटेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हम उस सीमन से वी विल टेक द डीएनए आउट और उसका प्रोफाइल आएगा। अब हमारे पास प्रोफाइल आ गया है, चाहे वो ये प्रोफाइल जिस बंदे का है, चाहे 100 साल बाद हमारे पास वो बंदा आए, तो वो अगर होगा तो वो मैच हो जाएगा। वो मैच हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अभी जो रिसेंटली एक मुलजिम ने खुद गिरफ्तारी पेश की है और इतलात ये हैं कि उसका डीएनए सैंपल ले लिया गया है, कितना टाइम लगेगा उसकी रिपोर्ट आने में, इस चीज़ को मैच करने में? जो डीएनए प्रोफाइल आपके पास है और जो उस मुलजिम से डीएनए लिया गया है, उसका मैच जब किया जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? यूजुअली 12 से 14 घंटे, या इट डिपेंड्स ऑन कि सैंपल किस नौइयत का है, तो 12 से 14 या मे बी विद इन 24 आवर्स वी कैन 24 आवर्स में हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये डॉक्टर साहब बताइएगा कि रूटीन में ऑब्वियसली इस केस में आपने बताया, लेकिन इसके अलावा भी कहा जाता है कि जो क्राइम सीन होता है वहाँ ब्लड भी हो सकता है, वहाँ पर आपने अगर गाड़ी को हाथ लगाया है या किसी चीज़ को हाथ लगाया, उन सब से आप सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप मैच करते हैं। ये बताएं कि ये कितने दिन तक कायम रहता है जो सैंपल होते हैं, कि उसकी एज होती है कि ये 2 घंटे, 4 घंटे या 15 घंटे, या फिर अनलिमिटेड? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट वेयर यू टच। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपने कप है, ग्लास है, उसको टच किया है, जब तक आप उसको दो नहीं उस पर रहेगा, क्योंकि दो फिंगरप्रिंट्स आर इनविजिबल। हम उनको विजिबल बनाते हैं, फिर उनकी पिक्चर लेते हैं, तो वो अगर उसको साफ़ नहीं किया गया तो वो रहेगा। कप के ऊपर डीएनए भी है, अगर मैंने कप में चाय पी है या पानी पिया है, पानी पी के बोतल फेंकी है, उस बोतल के ऊपर फिंगरप्रिंट भी है, और उसके रिम के ऊपर जहाँ से मेरे लिप्स लगे हैं वहाँ डीएनए है ह्यूज क्वांटिटी में। हम बता देंगे कि इस बोतल में से किसने पानी पिया था। ठीक ठीक। अच्छा, इसी तरह चाय का कप हो, उस कप जी चाय का कप हो, अगर चाय का कप आपने पिया उसमें, तो वी कैन टेल कि इस कप में से किसने चाय पी है। वी कैन पिन पॉइंट एक्चुअल पर्सन। डॉक्टर साहब, ये किस तरह से पॉसिबल है? क्या नादरा के साथ पूरा डेटाबेस मैच किया जाता है? फॉर एग्जांपल, आपको किसी क्राइम सीन से एक डीएनए मिला, आपके पास प्रोफाइल तो आ गया उस डीएनए का, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि वो लेट्स से वो डीएनए मेरा है, अगर जब तक मैं खुद आके अपना क्रॉस मैच के लिए सैंपल पेश ना कर दूं? क्या ऐसा कोई डेटाबेस है डीएनए का जो पुराने मुल्जिमान हैं उनका रिकॉर्ड मौजूद हो, उनके साथ मैच किया जाता हो? क्या इस तरह का कोई सिस्टम है? ये आप
ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, चूँकि ये इसी डाटा से हमने ये मैच किया, चूँकि हमने अपना तो बनाया हुआ है इसके लिए, जैसे आवर ओन इंटरनल अरेंजमेंट। अच्छा, जो भी अच्छा, हमारे पास सैंपल, जो भी क्रिमिनल डाटा है, हमने खुद बनाया हुआ है डीएनए का डाटाबेस, उसमें से ये सर्च किया है तो इसलिए मिल गया। अब इसके लिए कानून बनाना है कि किन किन लोगों का सैंपल लिया जाए। जैसे अमेरिका में आई वाज पार्ट ऑफ दैट डाटाबेस टू मेक इट, वहाँ हमने 98 में शुरू किया था, अब तकरीबन 22 साल हो गए हैं। उस डेटाबेस में तकरीबन 20 मिलियन लोगों के प्रोफाइल हैं। एनीबॉडी हु इज अरेस्टेड फॉर क्राइम, उसका ओरल स्वाब लेके डीएनए प्रोफाइल करके एफबीआई में स्टोर होता है। वो कहीं भी दुनिया में किसी जगह भी क्राइम होगा तो उसके अगेंस्ट सर्च करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान में हमें कोई कानून बनाने चाहिए कि जिससे सैंपल लिया जाए, जैसे दादा के पास फिंगरप्रिंट है, इसी तरह लेके हमें दिया जाए, हम उसको स्टोर करेंगे। इससे बेशुमार तो डॉक्टर साहब बेसिकली आपने जिस तरह कहा है कि अब ये जो सैंपल्स आपके पास थे उनमें से ही वकार का सैंपल मैच हुआ था, इसलिए उस पर इल्जाम लगाया गया था कि ये वकार ही है, लेकिन अब वो वहां पर पेश हुआ है। उसने नहीं, वकार का हमारे ना जी, वकार का हमारे साथ कोई तल्लक नहीं है। हमने जो किया था उसका बता दिया, पहला सस्पेक्ट का। लेकिन आप ये केस, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये ऐसे केस जो बगैर डाटाबेस के फाइंड करने बहुत मुश्किल हैं। इसमें अल्लाह ताला ने इसमें किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। अमेरिका में भी हमने केस देखे, 20-20 साल तक सॉल्व नहीं हुए। पुलिस अपनी एफर्ट करती है। अगर हम तो देख रहे थे लाहौर में, अगर हम सारे लाहौर का भी सैंपल ले लेते तो तब भी मैच नहीं होना था। ये तो अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है। इसमें ब्लेम ना करें कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, फलां ने नहीं किया। ऐसे केसों में बहुत मुश्किल, बिल्कुल ठीक नहीं, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं ना, ऐसे केसेस में बहुत मुश्किल होता है कि जब तक डेटाबेस ना हो। हमारी अब प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हम डेटाबेस बनाएं ताकि जितने क्रिमिनल हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाए और जो भी क्राइम करे उसका डाटा हो, ताकि हम उसमें से चेक कर सकें। ये अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है, इसमें हमारा कोई कारनामा नहीं। हमारा सिर्फ है कि हम एक डेटाबेस बनाया था। जाते जाते आपने बड़ी जबरदस्त बात कर दी कि कानून साजी की जरूरत है, और अगर हम अपना डीएनए डेटाबेस एस्टेब्लिश कर लें और ऐसा कोई सिस्टम हो जिसमें सबके डीएनए प्रोफाइल्स अगर फोरेंसिक एजेंसी के पास हो तो यूं केसेस सॉल्व हो और सिचुएशन जो है वो बड़ी तो यानी कि बेसिकली अगर ये शख्स जो है अगर पकड़ा जाएगा के साथ, और नादरा जैसे बायोमेट्रिक किया था ना, डीएनए भी जाना चाहिए, और आपके डीएनए जब पड़े होंगे डेटाबेस में तो और अगर ये क्राइम सीन से मैच हो जाए तो आपको यानी कि आसान हो जाएगा मुलजिम तक पहुंचना। यूएसए में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है और जल्द से जल्द इसके लिए कानून साजी हो तो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमें बताया कि डीएनए है क्या, किस तरह से इसको मैच किया जाता है, किस तरह से क्राइम सीन और फिर मुलजिम तक पहुँचा जाता है। ये बड़ी अच्छी कोशिश है पंजाब हुकूमत की। अब उसके बाद कोशिश की जानी थी पूरे पाकिस्तान में ये फैल जाए। बिल्कुल, इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और उसके बाद आप हेडलाइंस जानिएगा, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने ब्रेक पर जाने से पहले बात की डीएनए की। अभी इन दिनों में तो साइंस बहुत तरक्की कर रही है, कोशिश की जाती है मुलजिम तक जल्द पहुंचने की और उसके बाद मीडिया भी कवरेज होती है, सब लोग बोलते हैं सोसाइटी सोशल मीडिया पर। लेकिन चंद साल पहले भी ऐसे वाक़यात होते थे, बल्कि हमेशा से ऐसे वाक़यात सामने आते रहे हैं और तब भी ख़वातीन को बहुत प्रॉब्लम्स का सामना होता था। सिमरन, तब क्या मसला होता था कि मीडिया तो उतना था नहीं अवेलेबल, सोशल मीडिया इतना था नहीं, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, अपने आप को इंसाफ दिलवाने के लिए, घर वालों का साथ लेने के लिए, पुलिस का साथ लेने के लिए इंसान को बहुत कोशिश, बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती थी। बिल्कुल, बहुत कोशिश, बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती थी और औरत ने हर दौर में जुर्रत की मिसालें कायम की हैं। और इसके साथ साथ अगर हम आज का जिक्र करें तो आज भी ओवर द वीकेंड जो डिफरेंट जगहों पर प्रोटेस्ट हुए, जिस तरह औरत के लिए बाहर निकली और एक उस प्रोटेस्ट में मैं बैनर पढ़ रही थी जिसमें बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ लिखी थी, शी कुड हैव बीन अस, शी कुड हैव बीन मी। तो हमें अपने लिए खड़े होने के लिए, ये मोटिवेशन इकट्ठी करने के लिए बहुत साल लगे, बहुत टाइम लगा, लेकिन इस तरह के वाक़यात रुक नहीं सके। अब एक ऐसी मिसाल जो हमारे साथ मौजूद होंगी आज गेस्ट भी, जिन्होंने बड़ा डटकर इस पूरे सिनेरियो का ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि सोसाइटी में वो अपने लिए खड़ी हुई और उनके बाद
ऐसी मिसालें आई कि उन्होंने एक मोटिवेशन कायम कर दी लोगों के लिए कि खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ ज़िंदगी में कोई हादसा पेश आ गया है, और पर्टिकुलरली अगर हम जिक्र करें कि किसी दरिंदे ने आपके साथ रेप किया है, उसके बाद सोसाइटी का बिहेवियर टुवर्ड्स इट क्या है। एक औरत को उस ट्रॉमा के बाद ना जाने कितने ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। आपका फैमिली का बिहेवियर क्या होता है, सोसाइटी आपको किस नज़र से देखती है, आपके इर्द गिर्द के लोग आपके ऊपर किस तरह से उंगली उठाते हैं, क्योंकि ये हमने देखा है कि विक्टिम ब्लेमिंग जो है वो बहुत की जाती है। हम बात कर रहे हैं मुख्तारा माई की और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, ठीक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो एक जुर्रत की मिसाल बनने के लिए कि ओवर द इयर्स 2002 से लेकर आज तक आपके साथ जो हादसा पेश आया था, ना सिर्फ उसको कोट किया जाता है बल्कि आपकी मिसाल को लिया जाता है कि अगर आप हक और सच पर हैं और अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो दुनिया में कोई आपको पीछे नहीं कर सकता, और आप अपने लिए ना सिर्फ आवाज़ बुलंद कर सकते हैं बल्कि ख़वातीन के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर? कि सबसे पहले तो ये जो अभी ये वाक़या हुआ है, बल्कि वाक़यात हो रहे हैं, एक तो ये हुआ है, एक दिन ब दिन हो रहे हैं। पहले तो मैं इससे बहुत ज़्यादा और बहुत अफसोस के साथ और मेरा दिल दुखा हुआ है बहुत ज़्यादा। मैं इस दुखे हुए दिल के साथ मैं अफसोस और माजरत और इस तरह से मैं कहती हूँ क्या क्या कर सकती हूँ इस उसमें। तो उसी लिहाज से मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं उसी बहन के साथ भी हूँ। देखिए ये बहुत मुश्किल होता है। एक तो वो जो हो जाता है ये बड़ा एक खतरनाक और दरिंदगी वाला हुआ है, जो फिर आगे एक औरत को फेस करना पड़ता है, वो इससे भी ज्यादा मुश्किल मरहला होता है। क्योंकि जब हम लोग अब दूसरों से लड़ना आसान होता है, जब हम लोग अपने घर वालों से लड़ते हैं तो जो चीज मैंने फेस की जी। तो मैं जब इस मामले के लिए गई तो मेरे घर वाले, मेरे सब रिश्तेदार सब ये कहते थे ये औरत बदनामी का बायस है, ये बदनामी का बायस है, हमारी बदनामी हो रही है। देखिए बदनामी उनकी वजह से नहीं हुई जो जिन्होंने ये कुछ किया, जिन्होंने दरिंदगी की। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब पिछले 4 दिन से हम लोग यही सुन रहे हैं, अब इस केस में ये मोड़ आ गया, इस केस में ये मोड़ आ गया, इस केस में ये मोड़ आ गया। अब कुछ उंगलियां उस खातून पे, उस मेरी बहन पे, उस मेरी बेटी पे भी उठाई जा रही है। देखिए हम लोग जो है ना, जिनके साथ ये सब कुछ होता है, हम लोग बजाय उनके साथ खड़े हों, हमारे घर वाले हैं, हमारी फैमिली है, हमारा माशरा है, हमारा पूरा मतलब निज़ाम है, पूरी रियासत, हम लोग उनका साथ दें। लेकिन नहीं, हम लोग उन्हें उठाने में कसर नहीं छोड़ते, हम लोग निशानदेही करने में कसर नहीं छोड़ते, हम लोग ये कहने में देर नहीं लगाते जो ये औरत इस टाइम क्यों निकले थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त बात है, शुरू कर दी। बिल्कुल मुख्तारा साहिबा, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की है कि उस शख्स को पूछना चाहिए, उस शख्स पर ब्लेम करना चाहिए, उस शख्स को पकड़कर सज़ा देनी चाहिए, ना कि उस खातून से या जो भी विक्टिम हो उससे सवाल करने चाहिए। ये बड़ी अच्छी आपने बात की है और एक लंबा अरसा आपने गुजारा है इस तमाम सिचुएशन को देखते हुए। जब 2002 में ये अफसोसनाक वाक़या आपके साथ पेश आया तो तब मतलब 18 साल इस बात को हो चुके हैं। ये बताइएगा कि आपने कुछ बदला हुआ देखा है माशरे में, कुछ सिचुएशन बदली हुई देखी है, आवाज़ बुलंद होती ज़्यादा देखी है, राइट्स मिलते ज़्यादा देखे हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बात की अब तो। जी बिल्कुल, इसमें मैं ये नहीं कहूँगी वो सारा कुछ निज़ाम ही चेंज हो गया है, क्योंकि निज़ाम हमारा वैसे का वैसा ही है और हमारे जो इंसाफ की पहली सीढ़ी है वो भी वैसे की वैसे ही है। जैसे 2002 और 2020 को कोई फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि औरतें अपनी पहले क्योंकि औरतें खुदकुशी कर लेती थी, अब जो है ना मैं कहती हूँ कोई 100% केस भी होते हैं तो 100% में से 50% जो है ना वो रिपोर्ट होते हैं, सामने आते हैं। तो मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये आपने जैसे कहा कि ख़वातीन खुदकुशियाँ कर लेती थीं और इस तरह की बहुत मिसालें हैं, जब रेप किया जाता है उसके बाद आपके लिए वो सरवाइव करना, वो जो बाद का ट्रॉमा है जिसकी अभी आप बात कर रही थी, फैमिलीज़, इर्द गिर्द के लोग, करीबी रिश्तेदार, जितने लोगों को पता लगेगा उतनी बातें उस औरत के लिए की जाएंगी।
आपने ये सफर कैसे तय किया, आपकी कहानी क्या है, इस हवाले से वो शेयर कीजिए। देखिए, मेरे लिए, मैं तो कहती हूँ मेरे लिए अल्लाह की खास रहमत थी, क्योंकि मैं भी उन औरतों की तरह खुदकुशी करना चाहती थी। मेरा भी वही मकसद था, मैं खुदकुशी करूँ, लेकिन अल्लाह मारने वाले से अल्लाह बचाने वाला बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला ने मुझे बचाया, मेरी वालिदा, मेरे वालिद। तो सबसे पहले तो आपके वालिदैन का रिएक्शन क्या था इस पर? अपने वालिद को अप्रिशिएट करूंगी, तो खासकर बाकी जो मेरे बहन भाई सब थे, बाकी मेरे सब खिलाफ थे, लेकिन मेरे वालिद और मेरी वालिदा जो है ना मेरे साथ खड़े थे। और फिर जो है ना पूरा पाकिस्तान मेरे साथ खड़ा हुआ, फिर पूरी दुनिया मेरे साथ खड़ी हुई। लेकिन जो मुश्किलात के सामने मैंने झेला, जो मैंने आप ये देखें, जब हम लोग कोर्ट में जाते थे तो वो सब लोग होते थे और देख के वो हंसते थे। तो उसी जगह पे और तकरीबन कोई 10 दिन हुए थे, 10-11 दिन के बाद हम लोग डीजी खां जाते थे हेयरिंग के लिए। तो हम लोग टोटली तौर पे पुलिस की हिरासत में थे, क्योंकि मुजफ्फरगढ़ में हमारा घर लिया गया। घर क्या, वहाँ पर एक उधर ही रखा गया, हमें घर नहीं आने देते। तो उसी वक्त ये था, क्योंकि आज थोड़ा सा पता है मुझे। अच्छा, आपने कहा बहन भाई आपके खिलाफ थे, मेडिकल होता है, मुझे नहीं पता था रिश्तेदार आपके खिलाफ थे, लेकिन ऐसा क्यों था? क्या कहते थे, क्या बातें हैं उनकी जो आपको तंग करती थी? क्योंकि हम ये समझना चाहते हैं कि एक औरत के साथ अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो सोसाइटी उसके साथ सलूक क्या करती है और फिर कैसे हमें उसे चेंज करना है। देखिए, सबसे पहले तो जब हम लोग अपने उसमें होते हैं, क्योंकि मैं तो पहले तो यही कहती थी, क्योंकि अनपढ़ लोग हैं, इस वजह से अनपढ़ एजुकेशन ना होने की वजह से जो है ना ये मेरे साथ इस तरह से वो इस तरह से देखते थे, इस तरह से बात करते थे जैसे मैंने कुछ कर दिया हो। बिल्कुल, तो ये बात जी ना जो जिन्होंने किया है उनसे यही ऐसी नजर, ऐसी तंज, ऐसी जो बातें उनसे की जाए। बिल्कुल सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए और यही सवाल हम भी करते हैं और यही सवाल हम बात भी कर रहे हैं। आज भी हमने प्रोग्राम में ये आगाज इससे किया कि उस शख्स को मुल्जिम ठहराएं, उस शख्स को तनकीद करें, उस शख्स को कहें कि आपकी इज्जत बाकी नहीं रही, ना कि उस औरत को कहें कि उस औरत की इज्जत लूटी गई है। बड़ी अच्छी बात ये जो हमारा एक रवैया आ जाता है औरत के साथ, क्योंकि कहीं औरत जा रही है तो ये वही मुख्तारम ये जिसके साथ ये हुआ था, जी, ये कभी नहीं कहा ये वही बंदा जा रहा है जिसने ये दरिंदगी की थी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। मुख्तारा साहिबा, आपने जिस तरह जिक्र किया है कि सोसाइटी में तो ये रिस्पांस आता है और बड़ा अफसोसनाक है, इसमें कोई शक नहीं। घर में आपके वालिदैन ने आपको सपोर्ट किया, लेकिन भाई अक्सर ऐसा आपको कहा गया कि ना करें। ये बताइएगा, जो पुलिस होती है, ये भी बड़े सवाल, जिस तरह से रिसेंटली इस वाक़े में भी सीसी पे लाहौर ने कह दिया ये खातून गई क्यों थी, ये खातून इस वक्त बाहर क्यों निकली थी। मतलब एक पुलिस हेड की जानिब से जब ऐसे सवाल किए जाएं तो ऑब्वियसली पुलिस के अंदर भी ये कल्चर है, ये रवैया देखा गया है कि वो भी सवाल उल्टा उस खातून से या फिर विक्टिम चाहे बच्चा हो या खातून बच्ची हो, छोटी बच्ची हो, उससे भी लोग करते हैं। मैं आपको यही कहूँगी, जो पुलिस करती है औरत को इस मामले में जलील, जो पुलिस करती है सवाल जवाब करके, और उसके ऊपर ये वो तो इनडायरेक्ट मतलब एक मीडिया पे बात हो गई है ना। और जब मैं गई थी थाने पे तो पूरी रात जो है ना मैं खड़ी रही थी, मुझे उन लोगों ने चेयर नहीं दी थी बैठने के लिए। इसी हालत में जो मेरी हालत थी उसमें मैं तकरीबन 2 घंटे खड़ी रही। SHO साहब के पास टाइम नहीं था, लाइन में खड़ी थी, और SHO साहब के पास टाइम हो तो मैं बयान रिकॉर्ड कराऊं। अल्लाह अकबर। तो ये रवैया है पुलिस का, और अभी भी मुख्तारा साहिबा ऐसी चल रहा है, पुलिस अभी भी ऐसी सवाल कर रही है, सिपाही तक ऐसी पूछते हैं क्यों बाहर निकली तुम। ये कैसे बदलेगा, हम क्या करें इसके लिए? देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमारी जो सियासत है, देखें अब इस जो आबिद मुल्जिम है, अभी हम लोग मुल्जिम ही कहेंगे जी। तो जो मुल्जिम है, देखें उसका सुनने में आया है, उसका पहले भी उसने एक माँ बेटी के साथ ज्यादती की और पहले सियासी असर रसूल के साथ वो वापस आ गया, उसके पास मतलब एक अथॉरिटी थी। जी। देखिए, जब तक ये अथॉरिटियां हमारी जो है ना थाने में और DP ऑफिस में, DC ऑफिस में, जहाँ भी हैं, ये हमारी अथॉरिटियां जो है ना, जो हमारे सियासी लोग हैं, ये जब तक दखल अंदाजी करते रहेंगे तो हम लोग इस तरह से जलील होती रहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा मुख्तारा साहिबा, एक चीज़ पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शामिल करना चाहूँगी कि अक्सर विक्टिम ब्लेमिंग के साथ साथ जनरली ख़वातीन को ब्लेम किया जाता है, उनके कपड़ों के लिए, उनकी वेयर अबाउट्स के लिए,
वो अकेली गाड़ी क्यों चला रही थी, महरम क्यों नहीं था साथ, 5 साल का छोटा बच्चा भी अगर साथ है तो वो सिक्योर फील करनी चाहिए और उसको लेकर जाना चाहिए। शहर की लड़कियों को खास तौर पर आजकल आपने देखा होगा कि ये ओवर द वीकेंड जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें खवातीन के लिए आवाज बुलंद की जा रही थी, उसमें कोई फेमिनिज्म नहीं था, उसमें कोई राइट्स के ऊपर बात नहीं हो रही थी, खवातीन की सिक्योरिटी के ऊपर बात हो रही थी कि हम भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने के मर्द इस सोसाइटी में पाकिस्तानी हैं। आप अपना रहन सहन बताइएगा, क्या वाकई में औरत का कसूर होता है कि वो ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकली है कि मर्द को ब्लेम नहीं करना, उसका कसूर है जी कपड़े ऐसे क्यों पहने थे? नहीं, मुझे ये बताएं, अब जो औरत रात को अपने बच्चों के साथ जा रही थी, वो गाड़ी में जा रही थी, गाड़ी एक घरनुमा चीज है, बिल्कुल ऐसे समझे, घर है, छोटा सा एक चलता फिरता घर है गाड़ी। जो बच्चों के साथ जा रही थी, अपने बच्चों के साथ, वो मोटरवे एक सबसे ज्यादा हमारा सेफ जो रोड है हमारे पाकिस्तान में मोटरवे ही है, इसे और कोई है मुझे बताएं। बिल्कुल। जब वहां पर एक औरत को नहीं छोड़ा गया तो वो उसी टाइम क्या रात की कपड़ों की नुमाइश करने गई थी? ये चाहे कोई कपड़े, जब मर्द पहनते हैं कपड़े, औरतें की बात करती है, मुझे ये बताएं, मर्द भी तो कपड़े पहनते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 6 साल बच्ची, 7 साल बच्चा, 9 साल बच्चा, कितने ही इंसिडेंट रिपोर्ट हो रहे हैं। 1.5 साल बच्ची, 9 साल बच्ची, 3 साल बच्ची, 4 साल बच्ची, 5 साल बच्ची। अब पिछले दिनों, पिछले इसी मौसम की बात है, दिन 8 बजे की बात है, और एक बात क्या थी, एक फैमिली से एक लड़के ने पसंद की शादी कर ली और उन्होंने क्या किया, दिन में आके औरत कपास चुन लेती, कपास चुनती औरत जो है ना, किसी को मैं कहती हूँ किसी फैशन करके जाती है, मुझे ये बताएं, जो कपास चुनने जाती है उसको उसी कपास से उठाया और सारा दिन रखा, रात को 9 बजे पुलिस ने उसको बरामद करवाया, लेकिन बीच में वही सियासी है, सियासत। अच्छा मुख्तारा साहिबा, आपने जिस तरह जिक्र किया है कि फैमिली रोकती है, फिर इसके अलावा पुलिस का रवैया बड़ा अफसोसनाक होता है, इसके अलावा एक और मामला भी होता है, थ्रेट्स आते हैं, धमकियां मिलती हैं, कत्ल की धमकियां दे दी जाती हैं, इस पर इसको कैसे हैंडल करे? ये बताएं, एक मुझे बताएं, मुझे थ्रेट भी आए जी, मैं पीछे नहीं हटी, मुझे मतलब उन्होंने पैसों से खरीदने की कोशिश भी की, फिर भी मैंने नहीं वो किया, लेकिन आखिर नतीजा क्या निकला? 17-18 साल के बाद नतीजा क्या निकला 2019 में? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद, थैंक यू सो मच। बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बातें की कि जो ट्रॉमा और विक्टिम ब्लेमिंग है, हाउ डज दैट किल योर लाइफ। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द सबको इंसाफ मिले और इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात कम हो। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को और इसके साथ साथ नैब को। इससे पहले हम मुख्तारा माई से बात कर रहे थे और जाते जाते उस पूरी इंटरव्यू के बाद मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि आपने कैसे ज़िंदगी की तरफ वापस आना है और भरपूर ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि इसमें एक औरत का कसूर नहीं है, इसमें उस बच्चे का या उस बच्ची का कसूर नहीं है कि उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी जाए, बल्कि उसको मजीद प्रिविलेज देनी चाहिए, उसकी ओरिएंटेशन करनी चाहिए। बिल्कुल, एक ब्रेक फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानी दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, इसकी बहुत सी मिसालें हमने आपको दिखाई पहले भी और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला। जहाँ जहाँ पर हम इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानीज़ हैं उनको प्रमोट भी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानीज़ ही हमारा नाम जहाँ पर होते हैं पाकिस्तान से बाहर वो रोशन करते हैं और ये हमारा एसेट होते हैं। आई थिंक कुछ टाइटल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर जब पाकिस्तानी होते हैं तो वो पाकिस्तान के सॉफ्ट एम्बेसडर होते हैं, फिर दुनिया भर में पाकिस्तान के इमेज के लिए जो वो काम करते हैं वो बड़ा बेनिफिशियल रहता है और ऐसे लोगों पर मुझे हमेशा बड़ा प्राउड फील होता है। सो हमारे साथ आज स्टूडियो में ऐसे ही 3 नाम मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की, अपने अपने प्रोफेशन में तो वो कर भी रहे हैं काम और उसमें तो सक्सेसफुल हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ वर्ल्ड टॉप पेजेंट्स की अगर बात करें जिसमें नॉर्मली ये समझा जाता है कि शायद ये ग्लैमर और फैशन ही है, विच इज़ नॉट ट्रू। ये टाइटल्स, ये पेजेंट्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आते हैं, जिसमें आपके कंट्री का नाम होता है, जिसमें चैरिटी के ऊपर बात होती है, पर्सनल इमेज के ऊपर बात होती है, ह्यूमैनिटी के लिए काम किया जाता है और एक लंबी लिस्ट है जो उनकी जिम्मेदारियां होती हैं जब तक टाइटल उनके पास रहे। तो हमारे साथ स्टूडियो में सबसे पहले मैं जिनका तारुफ कराने जा रही हूँ, अरीज मौजूद हैं, वो मिस पाकिस्तान है 2020, उन्हें हम कंग्रेचुलेट करेंगे, खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कंग्रेचुलेशंस। हमारे साथ मौजूद हैं केविन, मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड हैं, उन्हें भी
हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम केविन। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। और हमारे साथ अरूज मौजूद हैं जो कि 2019 में मिस पाकिस्तान वर्ल्ड थी और अब वो मिस पाकिस्तान अर्थ हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वेलकम जी आप सबको। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू पाकिस्तान। सबसे पहले अरीज आपकी तरफ हम आते हैं। जी जी। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये मिस पाकिस्तान वर्ल्ड है क्या, कैसे ये मतलब ज़बरदस्त तरीके से आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ऑब्वियसली हम सब बड़े प्राउड हैं आपकी वजह से। तो ये है क्या, कैसे टाइटल तक पहुंची, फिर जीत, इस सफ़र के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2020 इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ बेस्ड इन कैनेडा। और बेसिकली इसमें ये होता है कि इट इज़ अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, बट इट्स नॉट अबाउट आउटर ब्यूटी, इट्स ऑल्सो अबाउट इनर ब्यूटी। हाँ, आपकी पूरी पर्सनालिटी। तो इसमें आपके ओवरऑल जितने भी पाकिस्तानीज होते हैं वो कॉन्टेस्टेंट्स होते हैं, वो अप्लाई करते हैं एंड देन दे गेट सिलेक्टेड बाय द इंटरनेशनल जजेस एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो भी तो पाकिस्तानीज ही होते हैं जो आके आपके साथ कम्पीट करते हैं? जी, सोनिया अहमद इनकी प्रेसिडेंट है, सोनिया अहमद, ठीक है, और वो प्रेसिडेंट है और उनके थ्रू ही ये सारा प्रोसीजर होता है एंड देन यू गेट सिलेक्टेड। और फिर आप सिलेक्शन के बाद जीत जब जाते हैं और जब आप जीतते हैं, दैट फीलिंग इज अमेजिंग। ऑब्वियसली। केविन, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, आपने कैसे कम्पीट किया इस कंपटीशन में एंड हाउ डज इट मेक यू फील, मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड? हाँ जी ज़रूर। तो मेरा नाम किवान है और मैंने वैसे तो ये कंपटीशन हर साल कनाडा में होता है, लेकिन क्योंकि कोविड था इस साल जी, मिस सोनिया अहमद हमारी प्रेसिडेंट हैं, पिछले 17 सालों से काम कर रही हैं, तो उन्होंने जो है हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाया हर एप्लीकेंट से, और फिर हमें वीडियो इंटरव्यू और टेलीफोन इंटरव्यू करना पड़ा। और बाकी ये है कि मैं वैसे BBA भी पढ़ रहा हूँ और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम भी कर रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त, वेरी नाइस जी केवन। और हमारे साथ अब मौजूद हैं उरूज भी, तो उनसे भी बात करते हैं क्योंकि उनका तो एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। वो पहले मिस पाकिस्तान वर्ल्ड रही हैं, अब मिस अर्थ हैं। आप बताएं, पहले तो कांग्रेचुलेशंस आपको भी, कैसे अब तक पहुंची, कैसा टाइटल जीता, फिर कैसा लगा आपको जब आपने टाइटल ये दोनों जीते? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए और पाकिस्तान को दिखाने के लिए, पाकिस्तान को बताने के लिए कि देयर आर पीपल वर्किंग फॉर पाकिस्तान, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। पाकिस्तान हमारी शान है, हमारी शान पाकिस्तान से है। तो ये तो एक फ़ख्र की बात है कि हमें ऑनर मिला। मैं मिस यूनिवर्सिटी भी रह चुकी हूँ और मुझे ह्यूमन राइट्स का अवार्ड भी उसमें मिला, विमेन एम्पावरमेंट का, एंड आई एम अ पीस एम्बेसडर। So through that, so I did that last year. Now I'm Miss Earth Pakistan 2020 and it is ये one of the top 3 में है। तो it's an honor honestly। यूनिवर्स होता है, फिर वर्ल्ड, फिर अर्थ, फिर अर्थ है, ऐसा ही है। और पाकिस्तान 4 साल बाद गया है इसमें। अरे ज़बरदस्त, 4 साल बाद जाने के बाद हम जीत गए। It was a great, I think, सेलिब्रेशन के आपने ये पाकिस्तान के हिस्से में ये जिम्मेदारी। बिल्कुल, और इंशाल्लाह ग्लोबली जीतेंगे। खुशखबरी आपको सुनाएंगे ज़रूर। सुनाइए, हम उसकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि आपके प्लान अभी रुके नहीं है यहाँ पर और आपने आगे भी जाना है। अरीज, आपकी तरफ में आऊँगी। ये जो पूरा एक टाइटल होता है, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि आपने भी कहा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटी, इट्स योर माइंडसेट एज वेल, इट्स अबाउट योर पर्सनालिटी। किस तरह से आगे अब इसको आप लेकर चलना चाहते हो? व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डोमेन क्या क्या होगी, क्या काम करने हैं आपने? देखिए, होल्डिंग दिस टाइटल, इट्स यू हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। तो जो बेसिकली मेरा एम है, इट्स आई वांट टू बी द वॉइस ऑफ वॉइसलेस, लाइक एनिमल्स। अभी जो एनिमल अब्यूज़ है, सो मी एंड केवान वी आर द एम्बेसडर ऑफ JFK ऑर्गेनाइजेशन। ये एनिमल्स का एक शेल्टर है जहाँ पे आप जितने भी जानवर हैं जिनके साथ बाहर स्ट्रे हैं या किसी के साथ कोई बीमार है, यू कैन गो एंड लीव देयर। वो लोग उनका इलाज करते हैं, वो लोग उनके पूरा टेक केयर करते हैं, ठीक है, ताकि एनिमल्स के साथ भी ज्यादती ना हो। जैसे डोंकीज को मारा जाता है, चीज़ों को, एक तो हम उस पर काम कर रहे हैं, प्लस ऑर्फन्स के लिए भी हम कर रहे हैं, चैरिटी वर्क होता है, वेलफेयर होता है। प्लांटिंग के लिए मैं अब सोच रही हूँ क्योंकि प्लांटिंग इज़ लाइक वी आर प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट। बिल्कुल, तो ये चीज़ें हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है ना, जिसके लिए कोई तो आवाज़ उठाए। सो आई गेस होल्डिंग दिस टाइटल आई फील प्राउड कि हम पाकिस्तानी जो न्यू जनरेशन है या यूथ है, अब वो इस चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं। और एज अ टाइटल होल्डर यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन डिफरेंट कंट्रीज। आप वहाँ पे कम्युनिकेट कर वैसे ही है। एग्जैक्टली। तो अभी मैंने रिसेंटली जो है हॉस्पिटल विजिट किया, इंटरनेशनल इकबाल हॉस्पिटल है, तो वो इस्लामाबाद में बेस्ड है।
तो वहाँ पे मैंने पेशेंट्स को देखा, इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ हैं जो कि अभी तक पूरे पाकिस्तान को नहीं पता थी। वहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है जिसके लिए काफ़ी हमारी आवाम को बाहर जाना पड़ता था। तो वो पूरा विजिट बहुत ही अच्छा था। उस लिहाज से वेरी नाइस। और ये इसी तरह से आप सर्व करते रहे पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी, यही हम चाहते भी हैं। केवान, आप बताएं कि आप इस टाइटल तक जब पहुँचे, ऑब्वियसली तो हर टाइटल के साथ उसकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, वो आपको बताई गई होंगी ऑब्वियसली। जब आप जीते, आपको पहले ही पता होगा तैयारी की। ये थोड़ा सा ये भी बताएं कि कैसे आपने तैयारी की थी, फिर पहुंचे, जीते, फिर रिस्पांस कैसा था, फिर उसके बाद अब जिम्मेदारियां क्या क्या हैं जो आपको मिली हैं जो टाइटल की? हाँ जी, ज़रूर। तो तैयारी के लिए वो ऑब्वियसली फ़िटनेस के ऊपर बहुत फोकस है, तो बॉडी बनानी पड़ी। और उसके अलावा बोलने का तरीका वो सही करना पड़ता है। और बाकी ये है कि एजुकेशन को भी देखते हैं और टैलेंट्स को भी देखते हैं, और जिसका ज़्यादा एक्सपोजर है उसको भी एडवांटेज मिलती है। तो बाकी ये है कि ज़िम्मेदारियों के लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि आप ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प करें। ये यहाँ पाकिस्तान में तो काफ़ी इश्यूज़ हैं, जैसे पॉवर्टी है, वुमेंस राइट्स हैं, एनिमल राइट्स हैं, एजुकेशन। तो इन चीज़ों के लिए आप सपोर्ट करें और पाकिस्तान के लिए अवेयरनेस भी डालें, और ऑफ कोर्स आप पेजेंट्स में भी पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल सही, पेजेंट्स में भी पार्टिसिपेट करें और ये अपना सफ़र जो है ट्रैक रास्ते में नहीं छोड़ना, इसको आगे आगे लेकर चलना है। अच्छा अरूज, आपसे मैं बात करूंगी, मिस अर्थ की डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी डिफरेंट भी होती हैं, बिकॉज थर्ड टॉप पेजेंट है ये, तो टाइटल होल्ड करना, फिर उसमें इतनी सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। हाउ डू यू मैनेज दैट? लाइक क्या क्या होता है, पहले तो ये एक्सप्लेन करिएगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, तो शुरू से लेकर आखिर तक इट टेक्स मंथ्स। पीपल प्रिपेयर फॉर दिस फॉर ईयर्स। ये तो मेरे फ़ख्र की बात है कि उन्होंने मुझे इसके लिए एक्सेप्ट किया एंड दे डिसाइडेड दैट आई शुड रिप्रेजेंट पाकिस्तान बिकॉज ऑफ माई एक्टिविज़म। तो मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और मैं क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हूँ, तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना मेरी शान है। तो जब ये अपॉर्चुनिटी आई जंप्ड ऑन इट, और एक्टिविज़म दिस इज़ इन माई ब्लड ऑनेस्टली। तो ये तो मैं कर रही हूँ जब मैं छोटी सी थी। आई लेड अ कैंपेन टू यूनाइटेड नेशंस, सिंगल हैंडेडली आई स्टार्टेड अ कैंपेन एंड आई लेड इट। सो एंड आई एम ऑल्सो एमनेस्टी इंटरनेशनल मेंबरशिप रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुकी हूँ। तो ये तो एक पैशन है और मेरे ख्याल से इसीलिए आई वाज अ राइट फिट फॉर दिस। और पाकिस्तान की ये चीज़ बिल्कुल दुनिया में आनी चाहिए और हमें अपना झंडा गाड़ना चाहिए। झंडा गाड़ना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अब ये तो हम कहते हैं ना कि मुख्तलिफ NGOs के साथ काम करें, मुख्तलिफ इशूज़ के लिए काम करें, क्या एक्चुअली आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको सपोर्ट भी फराहम करती है या नहीं, वो रिसोर्सेज वाइज हो या फाइनेंशियली हो, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ब्रेक लेनी है, फिर आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मिस्टर पाकिस्तान, मिस पाकिस्तान और मिस अर्थ मौजूद हैं, जैसे कि आपको हमने पहले भी मिलाया है। तो हम अब बात करेंगे अरीज से। अरीज, अक्सर लोग समझते हैं जब ऐसे टाइटल्स होते हैं तो इंटरनेशनली पाकिस्तानी जहाँ पर हैं वही इन कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, मोस्टली ऐसा सुना जाता है। तो आप बताएं कि आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कहा कि मैंने इस इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत करनी है? फिर आप ऑब्वियसली थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए होती है फैमिली की, तो मिल गई आराम से, फिर कंपटीशन में आराम से चलेगी? कोई इजी मुश्किल तो नहीं, मुश्किल कोई नहीं थी, लेकिन जो प्रोसीजर होता है ऑब्वियसली वो टाइम टेकिंग होता है, तो उससे पहले मैंने अपने पेरेंट्स को बताया ही नहीं। अच्छा। क्योंकि मैं जब कुछ कर लेती हूँ उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैंने ये किया। लेकिन आई नो कि वो इतने सपोर्टिव हैं कि वो मुझे कभी भी इस चीज़ से मना नहीं करते, बिकॉज दे ट्रस्ट मी। क्योंकि बचपन में भी मैं इन चीज़ों को लेके चला करती थी कि मैंने कुछ अपने मुल्क के लिए करना है, कुछ ऐसा बनना है, मतलब कुछ वेलफेयर में, चैरिटी में, तो दे आर वेरी सपोर्टिव। बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक ये बता दूं कि दुनिया भर से लोग जो पाकिस्तानी हैं, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो कम्पीट कर सकते हैं। सो रीच हियर इज़ फ्रॉम पाकिस्तान और इन्होंने यहाँ से अप्लाई किया था एंड शी वन द टाइटल। केवान जो हमारे साथ हैं वो अभी अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, और बेसिकली अमेरिका से हैं, लेकिन कनाडा की इस ऑर्गेनाइजेशन से मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड का टाइटल जीते हैं। और अरूज जो हमारे साथ हैं, शी इज़ एक्चुअली बैरिस्टर, लॉ पढ़ा है इन्होंने इंग्लैंड से और कुछ अर्सा वहाँ प्रैक्टिस की, देन शी डिसाइडेड टू मूव बैक टू पाकिस्तान और अब वो पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रही हैं और फिर अब मिस अर्थ भी हैं। और इसके साथ साथ आई एम सो प्राउड ऑफ यू, नॉट जस्ट फॉर दिस टाइटल बट फॉर कमिंग बैक एंड सर्विंग योर ओन कंट्री, ये बड़ी एक बात है। सो अरूज, आपसे भी मैं ये बात पूछना चाहूँगी, फैमिली सपोर्टिव है रिगार्डिंग दिस? मैंने सोचा दोनों लड़कियों का पहले ले लेते हैं और लड़कों को ऐसा मसला नॉर्मली होता नहीं है। फैमिली सपोर्टिव है एंड ऑल्सो अब आपके आगे प्लान्स क्या हैं? जी बिल्कुल, इट वाज माय ऑनर एंड प्रिविलेज कि मम्मी डैडी की मेरे साथ सपोर्ट थी
और स्पेशली फॉर दिस पेजेंट मेरी बहन है डॉक्टर सबीन एमन बुखारी, इंग्लैंड में ही होती हैं, उन्होंने मुझे कहा यू गो फॉर इट। अच्छा। शी सेड रिगार्डलेस यू आर वर्किंग दिस इज समथिंग यू डूइंग फॉर योर कंट्री। तो काम अपनी जगह पे, मुल्क अपनी जगह पे। nice. तो जब मुल्क चाहे कि आप उसके लिए कुछ करें तो आपको दूसरी दफा पूछना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अब आगे क्या करने जा रही हैं आप? मैं एक बैरिस्टर हूँ बाय प्रोफेशन और मैं अब लंदन में एग्जाम दिया था मैंने टू बिकम अ ट्रिब्यूनल जज। तो जो भी है जज साहब हैं आप अगले इम्तिहानों के रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। हम आपको जरूर आप करेंगे। अच्छा जी, और इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे जरूर, क्योंकि देखें ये पाकिस्तान ने जो पहचान दी है और मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, जो इसने मेरी वॉइस को एम्पलीफाई किया है एंड दैट इज द रीजन आई वेंट इनटू दिस। आई सेड डैडी ये काम तो मैं कर रही हूँ बट इससे मुझे आवाज दूर लोगों तक जाएगी, दुनिया सुनेगी, देखेगी, उससे पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा। बड़ी अच्छी बात और बड़ी अच्छी सोच है। फैमिली की सपोर्ट भी बड़ी जरूरी होती है और उनको भी अप्रिशिएट इस पे किया जाना चाहिए। अच्छा जी केवान, आप बताएं कि आपसे तो पूछने की जरूरत नहीं, फैमिली की सपोर्ट है या नहीं, क्योंकि आपकी मदर भी साथ आई हुई आपके स्टूडियो में, तो वो भी हमसे मिली अभी, तो वो तो हमें कंफर्म है कि फैमिली की सपोर्ट तो आपकी है। आगे बताएं कि अब जब सपोर्ट भी आ गई, फ्रेंड्स भी, अब आप पढ़ भी रहे हैं, कैसे लेके चल रहे हैं आगे, क्या प्लान्स हैं, किस तरह से आप प्लान कर रहे हैं? इसके एग्जीक्यूट करना भी मुश्किल होता है, इस तरह टाइटल्स में शिरकत करना, फिर अपनी पढ़ाई या फिर जॉब या जो भी आप आगे करना चाहते हैं, या इस टाइटल को आगे क्या क्या आपके टारगेट्स हैं, किस तरह लेके चल रहे हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह अगले साल जो है कोविड के बाद मैं 2 पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करूँगा। अच्छा। एक है मिस्टर सुपर नेशनल पोलैंड में और दूसरा सुपर नेशनल। अच्छा, उसमें क्या चीज़ है? उसमें वो भी पेजेंट है, बहुत बड़ा है, मैन का, पोलैंड में होता है हर साल। और एक और पेजेंट भी है मैन ऑफ द यूनिवर्स, वो भी बहुत मशहूर है फिलीपींस में। तो हर पेजेंट तकरीबन 1 हफ्ते का होता है, तो मैं मैनेज कर लूँगा ये पढ़ाई के साथ। और या लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मैं प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। आपके क्या एम्बिशंस हैं, क्या क्या करना चाहते हैं आप? उसके अलावा मैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और भी काम करना चाहता हूँ, तो मैं सर्वर फाउंडेशन का प्रेसिडेंट भी बनना, यूथ विंग का। अच्छा। हाँ जी, तो हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगा रहे हैं पूरे सिंध और पंजाब में। अच्छा केवान, जैसे मैं अभी ब्रेक पर जाने से पहले एक बात कर रही थी कि ये एनजीओ के साथ काम करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन क्या जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत आपको ये टाइटल मिला है, क्या ये सपोर्ट करती है रिसोर्सेज वाइज या फाइनेंशियली, या सिर्फ आपने काम करके, मतलब एक प्लेटफॉर्म है ये जिसके ऊपर आपने करना है? हाँ जी ज़रूर। तो ये जो कंपनी है ये बेसिकली उनके सोर्सेज हैं पूरे पाकिस्तान में, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस को जानती हैं और वो हेल्प भी करते हैं हमारी कोऑर्डिनेट में, और कोऑर्डिनेशन भी करते हैं और प्रमोट भी करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि डोनेशंस भी मिलें, और हम भी आगे से प्रमोट करते हैं अपने सोशल मीडिया पे ताकि लोग डोनेट करें, और हम अपने पैसों से भी करते हैं। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त जी। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और आप सबको कामयाबियाँ दें कि आप जहाँ जहाँ जो जो प्लेटफॉर्म है उस पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज एन ऑनर टू हैव यू ऑन आवर शो, क्योंकि ये टाइटल्स रखना कोई आसान काम नहीं है और जीतना भी कोई आसान काम नहीं। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को मिलकर, आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, फिर बड़े एम्बिशियस हैं, और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि एम्बिशन होना आपकी लाइफ में बड़ा ज़रूरी है। अगर आप एम्बिशनलेस हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू सो मच, गुड लक। और इस मामले पर चूँकि हमने बात की, बड़ा अच्छा लगा। पाकिस्तान के स्टार्स हैं ये, और एक और स्टार हैं जिनका हमने जिक्र करना है, उनके आज बर्थडे है, तो उनको विश भी किया। बड़े वर्सेटाइल स्टार हैं जी। फरहान सईद, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। और ना सिर्फ एक बड़े बेहतरीन सिंगर जिस तरह उन्होंने शुरू किया था अपना करियर, बल्कि एक बेहतरीन एक्टर भी हैं, तो that was very famous, very famous. Anyways जी, फरहान सईद, थैंक यू सो मच जी। मैंने कहा मैं बता दूँ, हम फैन ऑफ सुनो चंदा जिस ड्रामे में जो हम क्लिप दिखा रहे हैं। बस कुछ भी नहीं, बर्थडे उनको विश कर दी है, अब हम इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।